प्लानिंग करते हो उस चीज में, जिस चीज की आप प्लानिंग करते हो उस चीज में धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, क्योंकि आप पहले से आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता होती है। तो आगे क्वेश्चन में कुछ बेसिक सी स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या है प्लानिंग, किन किन चीजों की हमें प्लान करनी होती है और प्लानिंग एग्जैक्टली होती क्या है। एक सेकेंड जस्ट ना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन देख रहे हैं मेरी? ओके, दीपक जी स्क्रीन दिख रही ना? ओके, गुड। तो हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। देखो सर, प्लानिंग में बेसिकली तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। सबसे पहले प्लानिंग, जो एक आप रिटेन तौर पे करते हो ना, अपने डायरी के साथ, पेन के साथ आप अपनी कहीं एक उसका डेटा तैयार करते हो, जो भी टास्क आपको कंप्लीट है उसका एक ओवरऑल एक पैटर्न तैयार करते हो ना। दूसरी चीज क्या आती है प्लानिंग में? एक्शन, डूइंग, आप करने क्या वाले हो उस चीज के लिए, जो प्लान आपने किया उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हो। और उस प्लानिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हम एक रिव्यू सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक, तीन चीजें जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली बात तो हमें प्लान करना है ना। एक चीज लिखी है यहाँ पे, नो वन प्लान्स टू फेल, दे फेल टू प्लान। मतलब कोई भी प्लान करने में फेल नहीं होता, दे फेल टू प्लान। मतलब हर एक इंसान अपनी जिंदगी में प्लान ही नहीं करता, मतलब वो प्लान करने में ही फेल हो जाता है। कोई भी आदमी खुद के फेलियर्स के लिए प्लान नहीं करता, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मैं जिंदगी में फेल हूं, हर आदमी चाहता है कि मैं जिंदगी में कामयाब हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं। चूंकि वो जिंदगी में प्लान नहीं कर पाता उस चीज को, जिस चीज को वो अपनी जिंदगी में चाहता है, इस वजह से उसको लाइफ में अपनी बहुत बार फेलियर्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में प्लानिंग को इंपॉर्टेंस दोगे, अगर आप चीजों की प्लान करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस को इजी बना सकते हो। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है? एक्शन, डूइंग। तो विदाउट एक्शन प्लानिंग इज नथिंग। अगर आप एक्शन नहीं करते हो, हमें से बहुत सारे लोग हर महीने जब हमारी बात शुरू होती है कि हमें महीने की प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, लोग करते भी हैं। कई बार वो चार्ट बना के भी लोग भेजते हैं कि सर ये मेरा महीने का टारगेट है, ये मुझे इस महीने करना है। कई बार लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, बट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिस एक्शन की जरूरत होती है, जिस एक्शन प्लान की जरूरत होती है, कई बार हम वो प्लान करने में फेल हो जाते हैं। ओके, हमें से कुछ लोग स्टार्ट भी करते हैं, है ना। जब हम अपनी प्लान करते हैं महीने की शुरुआत में, हमने प्लान भी कर लिया, हमने शुरू के एक दिन दो दिन हमने उस चीज को शायद काम करने पे भी ध्यान दिया, लेकिन लेटर ऑफ लेटर ऑन द मंथ होता क्या है, डे बाय डे, धीरे 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 कहीं ना कहीं हम रिव्यू नहीं रखते अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हम ये चीज कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाते थे कि जो प्लान हमने किया है, जो प्लान हमने बनाया था अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, वो कहाँ गलत होने लग गया। क्योंकि हमारे पास एक फिक्स रिव्यू सिस्टम नहीं था। तो आज की इस मीटिंग में हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे कि प्लानिंग क्या चीज होती है, एक्शन प्लान क्या चीज होती है और किस तरीके से हमें अपने एक्शन प्लान तैयार करना है, और तीसरी चीज
एक रिव्यू सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए अगर हम एक प्लानिंग बना रहे हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु टू डू। मतलब क्या है कि प्लानिंग क्या होती है? एक प्री डिसीजंस होते हैं, एक एडवांस डिसीजन होता है किसी काम को करने का, कि वो कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा। हर एक चीज, हर एक पहलू जब आप किसी भी काम की पहले से डिसाइडेड होती है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी मीटिंग शुरू से पहले बोला कि इस महीने में आप क्या इनकम चाहते हो। ठीक है, ये महीना जो भी था, हमने अभी एक दिन बाकी है, हम उसको कंप्लीट करेंगे जो भी टारगेट हमने लिया है। बताऊंगा इसमें भी प्लानिंग कैसे काम करती है। अगर किसी इंसान के पास एक बहुत सही प्लानिंग होगी ना, तो अभी ये लास्ट ऑफ द डे है आज महीने का, आज भी आप देखना बहुत सारे लोगों की, शायद जितनी बीवी जितना बिजनेस पूरे महीने भर में नहीं आया होगा ना, वो भी आएगा आज के डेट में। उसमें भी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे हो मैं बताऊंगा आखिरी में। बट प्लानिंग क्या होती है? एक प्री डिसाइडेड होता है सारा कुछ। हमें जो भी टारगेट अचीव करना है, जो भी गोल्स हमने अपने लिए सेट किए, है ना, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर यू वांट टू गो। आज आप जहां हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, इस दोनों के बीच का जो ब्रिज है, ये जो गैप है, इसके बीच का जो ब्रिज बनेगा, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा, आज मैं जो हूं और मैं जो जिंदगी में होना चाहता हूं, अगर इस गैप को मैं भरना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है आपकी प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग अगर आप कहीं पहुंच भी जाओगे ना, तो वहां सस्टेनेबिलिटी टफ है। आप, कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं अरे ये तो तुक्का था। जब कोई चीज बिना प्लानिंग आपकी जिंदगी में होती है तो वो तुक्का होती है। यू कांट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। बट अगर कोई चीज जिंदगी में आप प्लानिंग के साथ करते हो, तो आप हर बार उस चीज को अपनी जिंदगी में रिपीट कर सकते हो अगेन एंड अगेन। इसलिए प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज की इंपॉर्टेंस जरूर आपकी आपको होना चाहिए। एक सेशन मैंने किया था, अगर इसमें से बहुत सारे लोग मौजूद थे शायद, स्टार्टिंग ऑफ द, जब हमने सेशन चालू किया था, जब हमने नया साल चालू किया था, तब हमने इस चीज पे एक बात करी थी कि हमारे पास एक विजन होना चाहिए, है ना। हमारे पास एक 5 साल की, मैंने वो लिखने के लिए भी बोला था, आप सारे लोग अपना एक लिखना। फिर हमने एक साल का अपना विजन बोर्ड तैयार किया कि चलो 1 सालों में हम क्या करने वाले हैं या 2 सालों में हम क्या करने वाले हैं। हमने एक विजन बोर्ड तैयार किया अपना। फिर बारी आती थी कि हम मंथली प्लानिंग किस तरीके से करें अपनी, है ना। तो आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं, वो सिर्फ इतनी से बात करने वाले कि महीने की प्लानिंग हमारी किस तरीके की होनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या हम प्लानिंग में, अपने मंथ की प्लानिंग में हम क्या क्या रखेंगे? सबसे पहले चीज हमें क्या करनी, हमें अपनी एक गोल सेटिंग करनी है ना। क्या गोल? कि इस महीने में ओवरऑल आपको क्या टारगेट अचीव करना है ना। वो आपकी रिटेलिंग का टारगेट हो सकता है, आपकी रिक्रूटिंग का टारगेट हो सकता है, आपकी मैचिंग का टारगेट हो सकता है कि मेरी मैचिंग बीवी क्या होने वाली नेक्स्ट मंथ की, या फिर आप एक ओवरऑल इनकम का क्या मेरा टारगेट है। आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है आपका पूरा शुरुआत में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 50,000 रुपए की अर्निंग करनी है दार्जो नाइन से, अगले महीने का मेरा टारगेट है कि मेरे को 50,000 रुपए की एक अर्निंग करनी है, तो उसको आपको दिमाग में रखते हुए अब आपको प्लानिंग करनी है। क्या क्या प्लान करेंगे अगर हम जाएंगे तो? सबसे पहले चीज हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना, आपको अपना एक जेनोलॉजी ड्रा करना। जेनोलॉजी क्या होती है? आपका एक ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आपको अपना एक ड्रा करना है। बैठ के एक चार्ट पे एक फ्रेश चार्ट उठाओ और उस पर आप अपनी एक ट्री ड्रा करो। ठीक है। इसके बाद जब आप ये जेनोलॉजी ड्रा करोगे, तो आप उसमें कुछ नाम लिखते हो अपनी जेनोलॉजी में, है ना। आप एक चार्ट ड्रा करते हो, चार्ट में आप कुछ नाम लिखते हो अपनी टीम के लोगों का, है ना। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके थ्रू आपको अपना काम आगे बढ़ाना है, उनके कुछ नाम ड्रा करते हो। और फिर उनकी एक जेनोलॉजी आप ड्रा करते हो अपनी जेनोलॉजी के साथ। जेनोलॉजी तो अकेले ड्रा होती नहीं। आप अपना नाम लिखोगे, फिर नीचे अपने टीम के किसी आदमी का नाम लिखोगे, फिर उसके नीचे कुछ लोग आते हैं, आप उसका नाम लिखोगे। इस तरीके से आप एक अपनी जेनोलॉजी ड्रा करें, और फिर आप देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो आपकी उस जेनोलॉजी का हिस्सा हैं।
और फिर उनका आप एक टारगेट प्लान करें, है ना। क्या करना आपको, जो भी आपने जनरलॉजी आपने ड्रॉ करी, जो भी मिस्टर ए बी आपकी जनरलॉजी में या सी डी जो भी आपकी जनरलॉजी में आते हैं, अब उनका एक स्ट्रक्चर बनाएं और उनके लिए एक प्लानिंग करें कि इस महीने में कितना बीवी का बिजनेस हम इस जगह से करने वाले हैं। उसके बिहाफ पे आपका एक अकोमोलेटिव चार्ट बनेगा, है, जिसमें हमें ध्यान क्या रखना है। हमें पता है कि हमारे यहाँ इनकम कैसे आती है। हमारे यहाँ जो इनकम आती है वो मैचिंग के बिहाफ पे आती है ना, कि कितना बीबी आपने मैच किया, आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, आपके राइट ऑर्गेनाइजेशन में कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, उसके बिहाफ पे आपको महीने के लास्ट में इनकम मिलती है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर ये चीज आपको महीने के शुरू में पता होगी, ये बात कि मुझे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास कौन कौन से लोग हैं और इनके थ्रू कितना बीबी आ सकता है या उनकी कितने कितने की मैचिंग हो सकती है, आपके राइट ऑर्गेनाइजेशन में से कौन कौन से लोग हैं, उनके थ्रू कितना बीबी आ सकता है, उनकी मैचिंग कितनी हो सकती है, या उनकी रिटेलिंग कितना वो सीसीबी कर सकते हैं, सुपर रिटेल क्लब कर सकते हैं क्या, या रिटेल क्लब कर सकते हैं क्या। अगर ये आपको महीने की स्टार्टिंग में पता होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ठीक है। तो तीन चीजें शुरुआत में आपको फिक्स करनी। सबसे पहले आपको अपनी जनरलॉजी बनानी है, जनरलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अपने लीडर्स फाइंड आउट करना है, अपना एक कोर फाइंड आउट करना है जिनके थ्रू आपको अपना बिजनेस करना है। और फिर उन इंडिविजुअल लोगों की आपकी हर महीने में अपनी रिटेलिंग का, उनकी रिक्रूटिंग का और उनकी मैचिंग की प्लानिंग करनी होगी। ये बहुत बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं, बट ये बेसिक सी बात ही हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जब प्लानिंग या महीने के अंत की बात आती है। तो आज अगर आप देख रहे हो, कल महीने की शुरुआत में आपने जरूर सोचा होगा कि यार इस महीने मेरे को ये टारगेट करना है, लेकिन अभी भी हम में से बहुत सारे लोग शायद उस टारगेट के करीब नहीं होंगे उतना जितना वो चाहते होंगे। रीजन क्या है कि हमने उस प्लानिंग को एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं किया। हमने शुरू से इस चीज को नहीं लेके चला अपने साथ की कितने की मैचिंग मुझे अपनी टीम में किस इंसान की करानी थी, और उस मैचिंग में लिए आपकी रिक्रूटिंग कितनी मदद करती। हमें पता था कि चलो ठीक है, मेरी टीम में कोई एक नोड है जहां से मान के चलो कि लास्ट मंथ का कुछ एक बिजनेस वॉल्यूम था मेरे पास। अब हमने इस महीने का प्लानिंग किया कि मुझे इस बिजनेस वॉल्यूम से हमें यहां तक जाना है। मान चलो पिछले महीना मेरी टीम में किसी एसोसिएट की 12,500 बीबी की मैचिंग थी। अगर मैं इस महीने 25,000 बीबी की मैचिंग की प्लानिंग कर रहा हूं, तो मुझे पहले से ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सा वो नोट है, कौन कौन सा वो इंसान है जिसके थ्रू मुझे ये 12,500 बीबी के बिजनेस को 25,000 बीबी के बिजनेस तक लेके जाना होगा। हर एक इंसान का जब तक इंडिविजुअल रोल आप डिसाइड नहीं करोगे, तब तक हर बार ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। आप प्लान करोगे, आप टारगेट बनाओगे, लेकिन जब महीने का अंत होगा तो आप हर बार ये सोचोगे कि यार मैंने प्लानिंग तो किया था बट वो चीज पूरी नहीं हुई। क्लियर। तो आप ये जनरलॉजी जरूर ड्रा करें अपनी, और हर एक इंसान का इंडिविजुअल रोल भी आप जरूर डिसाइड करें अपनी उस जनरलॉजी के अंदर। ठीक है। रोल में क्या क्या डिसाइड करना है। सबसे पहली बात, उस इंसान की रिटेलिंग, एक इंडिविजुअल रिटेलिंग क्या वो इंसान कर सकता है, उस इंसान के थ्रू इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट क्या हो सकते हैं। कोई भी एक आपका टीम का लीडर है जिसके थ्रू आप काम करना चाहते हैं, उसके थ्रू नई सेल्स कितनी आ सकती है। और जब इस चीज की आप प्लानिंग बैठ के करोगे, बहुत जरूरी देखो उधर, खाली आप अपनी प्लानिंग करोगे ना तो कभी भी आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपना टारगेट पूरा करना है, कोई भी टारगेट, तो सबसे पहले आपको आपकी टीम के लोगों के टारगेट डिसाइड कराने होंगे और उनके टारगेट को पूरा करने के लिए आपको काम करना होगा। एक इस तरीके का हमारा काम है कि जब तक, मतलब बड़ा सही काम है ये, मतलब आप सोचो, आप लोगों के लिए काम करते करते कई बार हमें अपने टारगेट के बारे में इतना नहीं सोचना होता। हाँ, अपना टारगेट आपने प्लान किया, इंडिविजुअली अगर आपने टीम के लोगों का टारगेट प्लान किया तो आपका टारगेट बाई डिफॉल्ट हो ही जाना है। और हमेशा एक चीज याद रखो, जिस भी टारगेट के लिए आप काम कर रहे हो खुद के, मान के चलो किसी इंसान को अपना 50,000 बीबी की प्लानिंग करनी है, तो आप नीचे से 25,000 बीबी की प्लान मत करो। नीचे से कम आप 1 लाख बीबी की प्लानिंग स्टार्ट करो। मतलब मान के चलो अगर मुझे 50,000 बीबी की प्लानिंग मैचिंग का प्लान करना था, तो मैं अपने नीचे से कम 3 ऐसे लोग पकड़ूंगा या 4 ऐसे लोग पकड़ूंगा जिनका मुझे 25,000 की प्लानिंग करनी है। बात समझ में आई।
अगर मैंने 3 लोगों का भी 25-25 हजार की प्लानिंग करी, तो जो सबसे नीचे आदमी होगा उसका 25-25 हजार की प्लानिंग करी, 50 हजार पीबी। उसके ऊपर जो आदमी, उसका एक साइड जाके हमने 25 हजार बीबी की प्लानिंग करी, 75 हजार बीबी हो गया। एक और आदमी मैंने पकड़ा जिसके अगली तरफ से मैंने 25 हजार बीबी की प्लानिंग करी, 1 लाख बीबी इधर से हो गया। सेम चीज मैंने कम से कम अपनी दूसरी तरफ करी। मेरा टारगेट इस महीने 50 हजार बीबी का था, लेकिन मैंने अपने नीचे से जो प्लान किया वो कितने का प्लान किया? लगभग 1 लाख बीबी का। अब जो आपका नीचे का, जिन लोगों के थ्रू आप अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अगर आप उनको 25 हजार बीबी के लिए आप उनको लगातार पुश करोगे, आप उनके साथ मिलकर उनकी प्लानिंग करोगे, उनकी 25 हजार बीबी का टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप अपने इनपुट्स दोगे, अपने एफर्ट्स दोगे, अपना समय लगाओगे, तब अपना टारगेट कभी मिस नहीं करने वाले हो। हम में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उनको 50 हजार बीबी चाहिए, वो नीचे से प्लान कर लेंगे, अच्छा यहां से मेरा इतना बीबी, यहां से मेरा इतना बीबी, यहां से मेरा इतना बीबी। ऑब्वियस सी बात है, जो टारगेट आपने डिसाइड किया है लोगों के साथ, वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि टारगेट कहीं ना कहीं समय, सिचुएशन, कंडीशन, है ना, तमाम और चीजों पे डिपेंड करता है, और लोगों पे डिपेंडेंट है तो कुछ भी होने की संभावना है। तो प्लानिंग हमेशा उस चीज की करो जो आप अचीव करना चाहते थे, उससे ज्यादा की। क्लियर है? तो नीचे कम से कम, अगर आपको 50 हजार, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप अपनी जनरलॉजी बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस महीने का जो मैंने टारगेट लिया है, नीचे के लोगों से वो टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करना है? एक तो हमें अपनी जनरलॉजी ड्रा करना है, अपने लीडर्स जिनको है उन जनरलॉजी में पुट करना है, और उन लोगों का भी मंथली प्लानिंग कराना है, रिटेलिंग, रिक्रूटिंग और मैचिंग का। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है, क्या फायदा होगा अगर हम कर लेंगे प्लानिंग तो? इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की? सबसे पहली बात, जो महीने के आखिरी में ना आके आपको, बहुत सारे लोगों को शौक लगता है कि यार मैं तो ये प्लानिंग करने वाला था, या मेरा तो ये चीज का टारगेट था, बट ये तो नहीं, यही अभी तक तो मैं यहीं तक पहुंचा हूं। सबसे पहली बात, ये शौक से आप बच जाओगे अपनी जिंदगी में। आपको पता होगा हमेशा कि क्या होने वाला है जब आप प्लान करोगे। ओके? रैंडम नहीं होगा कुछ भी। जो रिस्क आने वाला है, एक अनसर्टेन रिस्क है कोई काम करने में, है ना, कि पता ही नहीं था सर कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। जो वो पता नहीं वाली बात है वो खत्म हो जाती है आपकी जिंदगी से। दूसरी चीज क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप प्लान करते हो। डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छी होती है? आप जो भी टारगेट आप अपने लिए लेते हो, उसके लिए क्या कुछ करना है आपको, ये आपको प्री डिसाइडेड होता है प्लानिंग में। मुझे पता है कि आज के समय में मेरी प्रीवियस मंथ की मैचिंग 30 हजार बीबी की थी, अगर मुझे इस महीने 50 हजार बीबी में जाना है तो आपके डिसीजन पता है कि मुझे नई रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी, या मुझे मेरी टीम में ये लोग हैं जिनकी मुझे रिटेल क्लब से सुपर रिटेल क्लब की तरफ लेके जाना है। ये लोग हैं जिनके मुझे परचेजिंग, नए प्रोडक्ट पिच करने हैं, नई चीज बतानी उनको, जिनकी मुझे परचेजिंग बढ़ानी है। जो लोग 1000 बीबी की परचेजिंग करते थे उनको 2500 बीबी की परचेजिंग तक लेके जाना है। ये जो एक डिसीजन मेकिंग आपकी होने वाली है, या मेरी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं, मुझे उनको किस चीज के लिए ट्रेन करना है। हो सकता है टीम में कुछ ऐसे लोग हों जो प्रेजेंटेशन में वीक हों, टीम में कुछ लोग हैं जो क्लोजिंग में वीक हों, टीम में कुछ ऐसे लोग हों जो शायद नई प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगी अगर आप प्लान करोगे तो क्या चीज होगी? आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होने लग जाएगी अपनी टीम को लेके। प्रमोट्स क्लैरिटी। आप एकदम श्योर शार्ट, एक क्लैरिटी के साथ आप पूरे महीने काम कर पाओगे। हमें सब, बहुत सारे लोग पूरे दिन भर की प्रोडक्टिविटी देखोगे तो कई बार उतनी अच्छी नहीं होती। रीजन क्या? वो अपने टारगेट को प्लान नहीं करते। जब आप टारगेट को प्लान नहीं करते हो तो आपका दिन कैसा भी चला गया ना, आपको उस बात का कई बार रिग्रेट भी फील नहीं होता कि चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ डिसाइडेड ही नहीं था कि करना क्या है या जाना कहाँ तक है मेरे को। जब आपको शुरू से डिसाइडेड होता तो आपको क्लैरिटी होती है कि हर दिन उस टारगेट के लिए आपको कितना कुछ करना है। आपका एक दिन भी जाता तो आपको ये बात समझ में आती है कि यार नहीं, मेरा एक दिन खराब हो गया, इस एक दिन का मेरे पास टारगेट था, मुझे 1000 बीबी, 2000 बीबी, 5000 बीबी आज के दिन में कंप्लीट करना था, बट ये नहीं हो पाया। अब कर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। समझ में आई बात? तो प्लानिंग आपको एक क्लैरिटी देती है कि किस तरीके से हमें इस चीज को करना है। एक प्रमोट्स इफिशियंसी ऑफ द टीम। सेम चीज जैसा मैंने आपको बताया, प्लानिंग होती है, चूंकि प्लानिंग आप सबके साथ करते हो,
तो आपको ये भी समझ में आता है। सपोज करो आज मैंने अपनी टीम में किसी एसोसिएट के साथ एक प्लानिंग करी, है ना, और एक बार उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ प्रॉब्लम रही। क्या वो, चलो मैं तो समझ रहा हूँ कि विक्रम जी 50,000 बीबी मैच करने चाहिए, है ना, बट विक्रम जी पता चल रहा 25,000 बीबी के बारे में ही सोच रहे हो, या उनकी वही पोटेंशियल है। या हो सकता है कि मैं 50,000 बीबी के बारे में विक्रम जी के सोच रहा हूँ, बट विक्रम जी तो 1 लाख बीबी मैच करना चाहते हैं। तो आपको अपने टीम में इंडिविजुअल पर्सन की कई बार कैपेबिलिटी भी आपको समझ में आएगी, वो कितना पोटेंशियल रखता है ये चीज भी आपको समझ में आएगी जब आप प्लानिंग इंडिविजुअल लीडर्स के थ्रू करोगे उनके साथ मिलके। तो आपको आपकी टीम की इफिशियंसी क्या है, वो चीज भी आपको निकल के आती है, और ये चीज भी आपको प्लानिंग के थ्रू समझ में आती है। ठीक है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन समझ में आता है ना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ डाउनलाइन से इतना कनेक्टेड नहीं होते, या फिर अपलाइन से लगातार बात नहीं करते हो। रीजन क्या है? आप अपनी प्लानिंग को लेके सीरियस नहीं होते हो। जिस भी इंसान ने अपनी प्लानिंग करी है और अपनी प्लानिंग को लेके सीरियस है ना सर, मुझे पता है ना, अंकुश सर की कॉल दिन भर में 2-4 बार आ जाती है, 2-4 बार मैं सर को कॉल कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने ये प्लान किया और ये चीज कहाँ मिस कर रही है। हमें दिख रहा है कि यार ये भी तो आज अपडेट होने वाला था इतना, बट ये नहीं है। रीजन क्या है? जब आप प्लान नहीं करोगे तब तक आपको कहीं ना कहीं वो अनइजीनेस या वो दिमाग में उस चीज को लेके एक टेंशन नहीं आने वाली कि यार ये मैंने प्लान किया था ये क्यों नहीं हो रहा। अब बार बार अपना जाके सिस्टम का रिव्यू करोगे, चीजें करोगे, लोगों पे आप बात करोगे, और वहां से फिर आपकी टीम में एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है। आप लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, वो आपके बारे में। और फिर एक्चुअल जो बड़ा कुछ होने वाला है ना, ये शुरुआत की जो छोटी छोटी प्लानिंग है ना, यहाँ से बहुत सारी चीजें टीम वाइज आपके अंदर बिल्ड होती है। ओके। तो आपके अंदर एक टीम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है जब आप प्लानिंग करते हो अपने काम को करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट रहा एक्शन प्लान। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने अपनी जनरल फिक्स कर ली, हमने अपना महीने का एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है। ठीक है। अब हमें बनाना था प्लानिंग के साथ साथ एक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या चीज आप तैयार करोगे? बेसिकली मैंने 3 चीज लिखी है जिस चीज आपको एक्शन प्लान में तैयार करनी है। सबसे पहले एक्शन प्लान फॉर रिटेलिंग, एक्शन प्लान फॉर रिक्रूटिंग एंड एक्शन प्लान फॉर मैचिंग बीबी। मान के चलो आपने जो भी अपने लिए टारगेट लिया, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिटेलिंग की। आप सोच के देखो, इतना अच्छा हमारा प्लान है, अगर सही ढंग से रिटेलिंग प्लान की जाए ना, तो बहुत आराम से कोई भी आदमी 10,000 बीबी से लेके 25,000 बीबी तक का सेल्फ का टारगेट महीने का भी ले सकता है। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग कई बार इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि महीने की रिटेलिंग भी मुझे प्लान करनी है। आज हमारे दार्जिलिंग के प्रोडक्ट हम सबको पता है कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या मैं हर दिन अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी नए इंसान को पिच करता हूं? क्या मैंने जो भी मेरे बनाए गए कस्टमर्स हैं, क्या मैं उनको अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए कॉल करता हूं ऑन अ डेली बेसिस? नए कंज्यूमर के लिए मैं कॉल नहीं करता। जो मेरे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उनके रिव्यू के लिए मैं बात नहीं करता। जो प्रोडक्ट हमारे जा रहे हैं उनके रिजल्ट के लिए हम कोई भी एक इकोसिस्टम तैयार नहीं करते। डेली हम प्रमोशंस के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसी चीज नहीं करते। आप सोचो, अगर कोई इंसान 25,000 बीबी अपनी सेल्फ आईडी पे करे ना महीने का, तो मैं मानता हूं अगर 20% पे भी अगर उसने प्रोडक्ट आगे सेल किया ना, तो 25,000 बीबी मतलब 75,000 का प्रोडक्ट, 20% लगभग लगभग 15 से 20 हजार रुपए आप रिटेल मार्जिन कमाते हो। 35% कंसिस्टेंसी, लगभग 20 हजार रुपया कंसिस्टेंसी का आता है आपको। 20 से 24, 35% लगभग 24 हजार रुपया कंसिस्टेंसी का आता है। और 25,000 बीबी यानी लगभग आप देखोगे तो 12-12 हजार की मैचिंग आपकी हो गई, 12,500 की। उस पे भी आपको लगभग 2,500 3,000 2,700 2800 रुपए के आसपास आपको आ जाएगा। तो आप देखो किसी इंसान ने सिर्फ 25,000 बीबी का ही बिजनेस अगर करता है,
15,000, 15 से 20,000 रुपया रिटेलिंग। अगर उसकी रिटेलिंग अच्छी है, वो हर महीने का अपना जो कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट आ रहा है उसको भी अगर एक कंसिस्टेंट वे में रिटेलिंग करे तो लगभग 20,000 रुपया उसका कंसिस्टेंसी बेनिफिट। और लगभग लगभग उसका देखा जाए तो 3-4 हजार रुपया और कमीशन जो उसका साथ रिटेल प्रॉफिट आपका आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 10,000 रुपया। 15, 25, 75, 7,500 रुपया वो, यानी 10,000 रुपया कमीशन कंपनी से लगभग आ जाएगा उसका। तो 10, 15 और 20, यानी लगभग लगभग 40-45 हजार रुपया आप हर महीने का सिर्फ 25,000 बीबी की रिटेलिंग पे कमा सकते हो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को प्लान नहीं करते। कल भी आपके पास जो कस्टमर की लिस्ट थी, आज भी वही कस्टमर की लिस्ट आपके पास है। शायद कम ही हुई होगी, हमने उसको बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी इंसान ने आज प्लान करना स्टार्ट किया कि मेरे को 25,000 बीबी की रिटेलिंग करनी है। कितने की? 25,000 बीबी। अगर आप 25,000 बीबी की रिटेलिंग करोगे तो आप देखोगे लगभग लगभग 70 से 75 हजार रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज करते हो। ठीक, 70 से 75 हजार रुपए प्रोडक्ट का अगर आप रिटेल करते हो, मैं 20% ही अगर लेके चलूं, 20 से 25% भी अगर आप लेके चलते हो, तो लगभग लगभग 15,000 रुपया आपका रिटेल मार्जिन आ जाता है। 15 से 20 हजार में 15,000 पकड़ के चलता हूं, आपका रिटेल मार्जिन आ जाता है। आपको कंसिस्टेंसी मिलता है लगभग 35%, 24, 24,500 रुपया निकल के आता है आपका कंसिस्टेंसी का। मैं 20,000 रुपया मान लेता हूँ कि लगभग 20,000 रुपया आपका कंसिस्टेंसी में अगर हमने बिल करी है तो आपका निकल के आ जाएगा। कंसिस्टेंसी में नहीं भी बिल करी है, आफ्टर कंसिस्टेंसी भी जो आप बिल करते हो उसमें भी आपको ऑफर आ जाता है, चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो 25,000 बीबी में लगभग आप देखा जाए तो 70 से 75 हजार रुपए का सामान परचेज करते हो। 70 से 75 हजार रुपए का सामान अगर आप रिटेल कर देते हो महीने का, तो आराम से इसमें मैं मान के चलता हूं कि 15 से 20 हजार रुपए आपका रिटेल मार्जिन हो जाता है। लगभग लगभग आप देखोगे तो 20 से लेके 25 हजार रुपया आपको कंसिस्टेंसी का फायदा मिल जाता है इसमें। और लगभग लगभग 10,000 रुपये आपकी कमीशन जनरेट हो जाती है जो कंपनी आपको दे देती है। तो आप देखोगे लगभग लगभग 40 से 50 हजार रुपए की इनकम आप सिर्फ 25,000 बीबी की रिटेलिंग पे कर सकते हो। अब ये रिटेलिंग प्लान कैसे की जा सकती है? हाँ, हो सकता है मैं ये बात बोलूं तो आप में से लग रहा हूँ सर इतना तो कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जिस बिजनेस की बात करें आज वहां थोड़ी हैं, वो भी तो आप प्लान ही कर रहे हो ना कि आपको 5,000 बीबी, 10,000 बीबी, 50,000 बीबी, लाख बीबी की मैचिंग तक कैसे जाना, ये भी प्लान किया जा सकता है। क्या करना होगा आपके लिए? इसके लिए भी आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट देना होगा। आपको डेली नए कंज्यूमर्स ऐड करने होंगे अपने साथ। आपके जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, आपको उनके साथ एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। प्रॉपर उनको प्रोडक्ट के बारे में भेजना, उनको रिजल्ट बताते रहना प्रोडक्ट का, उनको समय समय पे एक रिव्यू कॉल करना प्रोडक्ट के बारे में, है ना। समय से उनको रह के कुछ एक सेगमेंट का कोई है जो आपके हब्स एंड हील्स के प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। या कोई एक स्पेसिफिक उसको ग्लूटाथियोन ही पसंद है, मौसम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, अभी हेयर फॉल की सिचुएशंस थी ज्यादा, आप अपने टॉनिक उनको पिच कर सकते थे, आप अपने हेयर ऑयल उनको पिच कर सकते थे। अलग तरीके के प्रोडक्ट, जैसे अभी गर्मी आती है तो आप सेम शैम्पू के साथ नहीं जा सकते, ठंड में सेम शैम्पू नहीं। तो समय के साथ उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में, गर्मियां आ रही हैं, गर्मी आती है आपकी स्किन से ज्यादा ऑयल आते हैं, ऐसे समय पर आप उनको डीप क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू पिच कर सकते हो। या फिर गर्मियों में आप उनको डेली केयर हेयर रिपेयर शैम्पू आप पिच कर सकते हो। बट ठंडी में अगर वो डेली रिपेयर शैम्पू यूज करेगा तो उस समय उसको शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? चूंकि ठंड में आपकी स्कल्प ज्यादा ड्राई होती है, ऐसे में आपको मॉइस्चराइजिंग शैम्पू या हेयर गार्ड आप पिच करोगे तो उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सारी सिचुएशन समझते हुए जब अपने कस्टमर को आप लगातार अपने साथ रिटेन रखोगे, आपकी रिटेलिंग बढ़ती रहेगी समय के साथ। सेम क्रॉस रिटेलिंग आप कर सकते हो। आज आप कोई ऐसा इंसान है जिसको हब्स एंड हील्स के प्रोडक्ट जा रहे हैं, बट अगर आप हब्स एंड हील्स के प्रोडक्ट दे रहे हो, वो अपने फेस के लिए सपोज करो कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, आपने उसको बोला यार
ठीक है, क्रीम तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फोरबेल भी साथ में इस्तेमाल करने लग जाओ, क्योंकि हमें पता है कि स्किन, ज्यादा पानी, अच्छा पानी पीने से स्किन ग्लो करती है। तो अगर आप अच्छा पानी पीने लग जाओ तो मजा आ जाएगा, आपकी स्किन में वाटर की एब्जॉर्बिलिटी बढ़ेगी, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, है ना। आप फोरबेल यूज करोगे तो स्किन में फंगल नहीं होगा, आपको तमाम तरह की कोई डिजीज नहीं होगी। तो बाहरी तो आप देख रहे हो, क्यों ना आप अंदर का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, आप फोरबेल पीच कर सकते हो। आप किसी को स्किन में एक्ने है, पिंपल्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, या उसको उसके सीबम में सीरम्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, उसको बोलो कि आप थोड़ा सा आप रक्त शोधक आप इस्तेमाल किया करो, है ना। 1-2 महीने का रक्त शोधक आप कोर्स लो, आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, उससे रिलेटेड जब थोड़ी थोड़ी चीजें आप उसको पुश करते रहोगे, तो आराम से एक इंसान जो आपका 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लेता था, धीरे धीरे वो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 के प्रोडक्ट तक, पहले आपने उसके लिए दिया, फिर आपके घर में कोई बच्चा, आप एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा, आपका कन्वर्सेशन बिल्ड होगा, वो धीरे धीरे पता चलेगा, वही पर इंसान आपका धीरे धीरे किड्स फार्मूला भी ले रहा है, फिर धीरे धीरे घर के मसाले भी उसके अच्छे जा रहे हैं। लेकिन इस चीज पे आपको प्लान करना पड़ेगा। क्लियर है? और क्या करना होगा आपके इसके लिए, आपको भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करने होंगे। कंटेंट जैसे क्या, आप डेली एक पोस्ट तैयार करो किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेके, आप एक वीडियोस तैयार करो किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ में, अपने साथ लेके आप बनाते हो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डेली मैसेज आते हैं जिन जिन प्रोडक्ट के, वीकली ऑफर्स वाले, उन ऑफर्स वाले प्रोडक्ट को लेके आप कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हो। तो जब तक आप रिटेलिंग प्लान नहीं करोगे तब तक ये नहीं बढ़ने वाली है। और एक अच्छी खासी इनकम इस रिटेलिंग से बनाई जा सकती है अगर आप प्लान करो तो। और मेरा तो ये मानना है कि मतलब कम से कम 10,000 बीबी तो, अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हो और इस बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हो, तो कम से कम 10,000 बीबी तो आपको खुद का प्लान करना ही करना चाहिए रिटेलिंग का। क्योंकि बहुत बड़ी पोटेंशियल है इस बिजनेस। आप सोचो, मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे, मैं खुद हूँ, मेरे से भी ये गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखी है और जब मैंने ये करना स्टार्ट किया मुझे इसमें बहुत फायदा मिला है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बिलिंग कराते हैं। मतलब जब उनको बेचने की, आप जाते हो मार्ट में, शॉपी में, दुकान में, इधर उधर, आप 3,000, 4,000, 5,000 की आप रिटेल कर देते हो। मैं जानता हूँ मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए की रिटेलिंग करते हैं अलग अलग जगहों पे जाके। आप भी तो ये चीज प्लान कर सकते हो ना प्रॉपर, एक दुकानदार भी अपना 5,000, 10,000 का सामान बेचता है, आप भी तो प्लान कर सकते हो अपने लिए ये चीज। 10 लोग इस तरीके के बनाने हैं जिनको मैं रिटेलिंग में सामान दे सकता हूँ, और जाता है सर अगर आप प्लान करोगे तो। ठीक है, तो रिटेल प्लान करना सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या प्लानिंग करनी है हमें, हमें रिक्रूटिंग प्लान करना है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना सर इस बिजनेस में, ये तो हो गया एक फिक्स इनकम की बात। रिटेलिंग में क्यों बोला इतना करना है आपको, मिनिमम 10,000 से चालू करना है। अगर आप अच्छे रिटेलर हो तो 25,000 में मान के चलता हूं, अगर आप बिगिनर हो तो 10,000 बीबी, आप इंटरमीडिएट कैटेगरी के हो कि चलो ठीक है मेरा काम चलते रहना चाहिए, तो लगभग 25,000 बीबी के आपको प्लान करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनली रिटेल कर रहे हो तो, और एकदम प्रो हो आप तो वो आपके हिसाब से है। लोग करते हैं लाख बीबी, 1.5 लाख बीबी, 2 लाख बीबी की भी लोग पर्सनल रिटेलिंग करते हैं। हाँ, अब मैं बात करता हूँ रिक्रूटिंग की। इस बिजनेस का मैंने बोला एक कंसिस्टेंट इनकम, फिक्स इनकम जो आपको वो रिटेलिंग आपको दे सकती है, जैसा 50,000 की मैंने एक प्लानिंग की बात करी। लेकिन अगर आप बड़ी इनकम की बात करते हो कि आज मेरे को 50,000 रुपया कमाना है, लेकिन अगले 3 महीने, 4 महीने में मुझे इस इनकम को लाख रुपए तक लेके जाना है, अगले 6 महीने में मुझे इस इनकम को 1.5 लाख तक लेके जाना है, अगले साल भर में मुझे इस इनकम को 2 लाख रुपए तक लेके जाना है, 5 साल में मुझे इस इनकम को 10 लाख रुपए महीने तक लेके जाना है। अगर ये चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, यू हैव टू प्लान रिक्रूटिंग। आपको रिक्रूटिंग की प्लान करनी होगी, उसकी एक प्लानिंग तैयार करनी होगी कि किस तरीके से मुझे अपनी टीम में नए लोग रिक्रूट करने हैं। इसमें किन चीजों का ध्यान देना होगा आपको, सबसे पहली चीज, आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी रिक्रूटिंग में कि कौन कौन से लोग हैं। और जब आप रिटेलिंग करोगे इसमें से भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझदार होना होगा, एक ओपन माइंडेड होना होगा कि किस इंसान को कब तक मुझे रिटेल करना है, और कब अब इस इंसान को मुझे रिटेलिंग से अब इसको रिक्रूटिंग में लेके जाना है।
बिल्कुल लेके जाओ। आप पिच करो प्रोडक्ट जब आपको लगता है कि ये इंसान अभी मैच्योर हो चुका है, ये बिजनेस समझ सकता है, या ये भी आगे चाहता है कि मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो करूं, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हुए ना रह जाऊं, मुझे भी अपना एक बिजनेस बनाना है, मुझे भी एक अपना सिस्टम तैयार करना है, ऐसे लोगों को अब आप बिजनेस में लेके आओ। ठीक है। एक लिस्टिंग करो इस चीज की कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आपको बिजनेस में लेके आना है। और इस चीज की तो एक बेसिक सी हैबिट होनी चाहिए हम में से हर एक इंसान को। अगर आप बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हो तो डेली रिक्रूटिंग के लिए कोई ना कोई आपका एफर्ट जरूर होना चाहिए। जैसे नई प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, जो प्रोस्पेक्टिंग है उनको प्लान शोइंग होनी चाहिए, जिन लोगों को आपने प्लान शो कर रखा है उनके फॉलोअप की एक एक्टिविटी आपकी डेली होनी चाहिए। फॉलोअप कर लिया आपने, जिन लोगों की ज्वाइनिंग आपकी टीम में आ गई, हो सकता है आपकी टीम में कुछ लोग एज ए कंज्यूमर जुड़े हों, हो सकता है आपकी टीम में कुछ लोग सिर्फ एज ए रिटेलर काम करते हों, आपकी टीम में कुछ लोग हो सकता है जो बिजनेस, उनमें से कुछ लोगों को आप कैसे ट्रेन करके एक रेगुलर नेटवर्किंग वाले प्रोसेस में, एक रेगुलर रिक्रूटिंग वाले प्रोसेस में लेके आ सकते हो। ये चीज आपको प्रॉपर अपनी डायरी पे लिख के प्लान करना होगा। और इस चीज को अगर आपने डेली बेस, इसको आपको समय देना होगा, मतलब आपको डेली उठ के 2 घंटा इस चीज को देना होगा कि ये मेरी एक लिस्ट है जिसमें से, ये मेरी लिस्ट है, इसमें से मैंने प्रोस्पेक्टिंग करके नई लिस्ट ये ऐड करी, उसके लिए मैंने अपना आधा घंटा 1 घंटा, आप सोशल मीडिया के थ्रू करो, आप मिल के करो, आप अपने रिलेशंस के थ्रू नए रिलेशंस बिल्ड करो। यानी डेली आपको नई प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना होगा अगर आप रिक्रूटिंग के थ्रू आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो तो। सेम चीज आपको ये भी देखना होगा कि जिन लोगों को आपने आपने एक नई प्रोस्पेक्टिंग ऐड करी तो क्या डेली बेसिस पे आपकी नई प्लानिंग हो रही है या नहीं। इसका भी आपको अपनी डायरी में प्लानिंग करना होगा कि इस महीने की मेरी ओवरऑल कितनी प्लानिंग है, मुझे पर्सनल कितनी प्लानिंग दिखानी है, कितनी मीटिंग शो करनी है, ये आपको प्लान करना होगा। सेम टाइम पे आपको ये भी देखना होगा कि आपकी टीम में जो लोग हैं उनके पास क्या पोटेंशियल है, कौन से लोग हैं जो रिटेलिंग पे काम करते हैं, किसके थ्रू मुझे उसकी डायरी बनवा के उसकी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट निकलवा के हर एक इंडिविजुअल के थ्रू नई प्रोस्पेक्टिंग क्या हो सकती है आपकी टीम में रिक्रूटिंग के लिए, वो चीज भी आपको प्लान करना पड़ेगा। क्लियर है। शॉर्ट में करते हैं इसको, क्या करना होगा रिक्रूटिंग के लिए। आपको लिस्टिंग करनी होगी खुद की और टीम के लोगों की। आपको उनकी प्लान शुरू महीने के शुरुआत में आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लोगों की बात करी थी ना कि मुझे लेफ्ट से 3 लोगों का 25-25 हजार बीबी का प्लान करना था, मुझे राइट से 3 लोगों का 25-25 हजार बीबी का प्लान करना था। तो इन 3 लोगों की नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होने वाली है मेरी पूरे महीने भर में, ये चीज आपको महीने की शुरुआत में बैठ के अपनी टीम के साथ प्लान करना पड़ेगा। अगर आप अपना टारगेट बना रहे हो महीने का तो खाली बीबी का नहीं, कितना बीबी करना है, इस 25 हजार बीबी को करने के लिए कितनी नई सेल आपको करनी है, मंथ दर, सॉरी, डे बाय डे, उस जितना भी नई बीबी, सॉरी, नई प्रेजेंटेशन आप करने वाले, नई रिक्रूटिंग आप करने वाले थे उसके लिए कितनी प्रेजेंटेशन आप डे बाय डे करने वाले हो, ये चीज भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात क्या करोगे, आप खुद की प्लानिंग फिक्स करोगे, आप अपनी टीम की प्लानिंग फिक्स करोगे, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन कितनी होने वाली है, और ओवरऑल उसका एक सिस्टम तैयार करोगे प्रॉपर। ठीक है, ये बात क्लियर है रिक्रूटिंग। तो आपको रिक्रूटिंग प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपना टारगेट अचीव करना तो। तीसरी चीज पे आते हैं, क्या हमें प्लान करना है, एक्शन प्लान फॉर मैचिंग बीबी। देखो, एट द एंड जो हमारी इनकम आने वाली है ना, चाहे रिटेलिंग कर लो, चाहे आप रिक्रूट कर लो, चाहे रीपरचेज करवा लो अपनी टीम से ऑफर पुट पिच करके, ओवरऑल आपका क्या बिजनेस वॉल्यूम महीने के अंत में आएगा उसके हिसाब से कंपनी आपको कमीशन देगी। ठीक। और वो बिजनेस वॉल्यूम किस मैचिंग में है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। पता चल रहा है एक ही लेग में सारा का सारा बीबी होता चला जा रहा है, एक लेग हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, तो भी बात नहीं बनेगी। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इनिशियल ऑफ द मंथ हमें डिसाइड करना होगा मुझे 50-50 हजार बीबी की मैचिंग करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ 50-50 हजार बीबी कैसे आनी है। अब इस मैचिंग को कैसे आप प्लान करोगे, मैचिंग बीबी जिसमें तीनों चीजें, शुरुआत ऑफ द मंथ आपको पता है कि इतना बीबी है जो मेरा कंसिस्टेंसी से होता है, आपको पता है।
आपको पता है कि इस महीने की मुझे क्लोजिंग क्या करनी है, वो आपने प्लान कर लिया। मान चलो इस महीना मेरा 25,000 बीबी की मैचिंग हुई थी, अगले महीने मेरे को 50,000 बीबी की मैचिंग करना है। 25,000 बीबी में से मुझे पता है कि पिछले महीना मेरा इतना बीबी आया था। कंसिस्टेंसी का वो लिस्ट आती है, अभी मैं आगे बताऊंगा रिव्यू में कैसे इस चीज को देखते हैं। बट हमें पता था कि चलो ठीक है कि इतना बीबी मेरा लास्ट महीने में आया था कंसिस्टेंसी पीरियड में, और इतना इतना मेरा बीबी आया था रीपर्चेज में। सपोज करो 25,000 बीबी हुआ था मेरा। 25,000 बीबी में से मेरा 15,000 बीबी सपोज करो कंसिस्टेंसी में आया था, और 20 लेस रेस्ट 10,000 बीबी मैंने बाकी अपना रीपर्चेज या नई ज्वाइनिंग के थ्रू निकाला था। तो इस महीने आप कैसे प्लान करोगे? आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका कंसिस्टेंसी में कितना बीबी आया था। मान चलो पिछले महीने अगर आपका 20,000 बीबी कंसिस्टेंसी में आया था, 15,000 बीबी आया था, तो इस महीना कंसिस्टेंसी में इस 15,000 बीबी को मैं किस तरीके से 20,000 या 25,000 बीबी तक लेके जाऊं, ये चीज आपको शुरू से पता होनी चाहिए। और ये तभी बढ़ेगा जब आपको शुरू से पता होगा। कैसे बढ़ा सकते हो आप? जितने भी लोग कंसिस्टेंसी करते हैं उन लोगों से बातचीत करके, शुरुआत से आखिरी दिन नहीं, आपको शुरू से बैठ के उनकी डायरी पे उनको ये बात समझानी होगी कि 2500 बीबी करने का क्या फायदा होता है। क्लब में या 5,000 बीबी करने का क्या फायदा होता है, जब उनको आप शुरुआत से इस बात को क्लियर करोगे ना। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं जो कंसिस्टेंसी करते हैं, या 15 लोग हजार हजार बीबी की कंसिस्टेंसी करते थे, 15,000 बीबी आई थी, अगर अब उनमें से आपने 5 लोगों को भी 2500 बीबी के लिए पुश किया, तो आप लगभग 7,500 बीबी एक्स्ट्रा गेन कर लोगे कंसिस्टेंसी के अंदर। इससे उनका भी फायदा, आपका भी फायदा। तो दिमाग में शुरुआत में जब आपकी बीवी है इस मैचिंग को, तो इस तरीके से आप उसको कंसिस्टेंसी में ग्रो कर सकते हो। दूसरा मैचिंग कैसे पुश होता है आपका, या कैसे किस तरीके से प्लान होता है? आपने जब भी कोई ऑफर आता है, पिछली बार मैंने ये बात डिस्कस करी थी, सर आपकी टीम में आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑफर किन किन प्रोडक्ट्स का आया हुआ है। क्योंकि ऑफर कंपनी खूब सारे देती है, आप एक बार ऐसे नजर दौड़ा लेते हो। अभी मैं पूछूं ना अभी कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ आप में से सारे लोग नहीं बता पाएंगे कौन कौन से ऑफर है। 1500 बीबी पे कौन सा ऑफर है, 1200 बीबी पे कौन सा ऑफर है, बाई वन गेट वन वाला ऑफर कौन कौन सा चल रहा है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक लीडर को ऑफर आते ही आपको कॉल लगा के पिच करना है प्रॉपर। और आपको कैलकुलेशन भी समझ में आनी चाहिए ऑफर की। लगभग लगभग कंसिस्टेंसी के नियर अबाउट तक आप पहुंच जाते हो, और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो आराम से उस चीज को, जो लोग आपकी टीम में 2500 बीबी या 5,000 बीबी जिनको करना है, उन लोगों को तो आप स्पेशली ये चीज, अगर आपने महीने की शुरुआत में किसी को बोला था 5,000 बीबी करने के लिए, मान के चलो अगर उस कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाए, आप उसको ऑफर लेके पिच कर सकते हो कि सर आप ऑफर पिक करके आप अपनी 5,000 बीबी कर सकते हो। तो ये चीज आपको उसको साथ बैठ के डिस्कस करना होगा। तीसरी चीज, क्लोजिंग में आप क्या ध्यान दोगे? ये तो हो गए। अब आते हैं रिक्रूटिंग के थ्रू मुझे कितना बिजनेस करना है, ये आपको शुरू से पता होगा ओवरऑल मैचिंग में। तो कंसिस्टेंसी में आपका क्या बीबी आने वाला है, आपका ऑफर से आप क्या बीबी करने वाले हो, और साथ ही साथ नए बिजनेस वॉल्यूम कितने लाने की जरूरत है आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए। मान के चलो कि मैंने 50,000 बीबी का टारगेट लिया था, कंसिस्टेंसी में मैंने 7,000 बीबी इंक्रीज कर लिया, ऑफर में मैंने 5,000 बीबी इंक्रीज कर लिया, तो 12,000 बीबी इंक्रीज हो गया मेरा। 25 था, अभी 37,500 हो गया। मुझे 12,000 बीबी और इंक्रीज करना है, किसके थ्रू? नए रिक्रूटमेंट के थ्रू करना है। ये महीने की शुरुआत में ही आपको पता होगा कि मुझे 12,000 बीबी नई ज्वाइनिंग से इंक्रीज करना था। अब 12,000 बीबी कहाँ से आ सकती है? मुझे पता है 3 लोग हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, तो 12,000 बीबी के लिए कितनी ज्वाइनिंग लगेगी? 12,500 भी करने के लिए 5 ज्वाइनिंग आपको चाहिए। आपकी टीम में 3 लोग काम करने वाले हैं, 5 ज्वाइनिंग चाहिए। आप देखो 3 में से किसके थ्रू कितनी ज्वाइनिंग प्लान की जा सकती है। चलो 5 लोग हैं सर, 3 ज्वाइनिंग मैं अपने बिहाफ पे करूंगा, एक ज्वाइनिंग मैं इनके थ्रू, एक ज्वाइनिंग इनके थ्रू, एक ज्वाइनिंग इनके थ्रू। तीनों लोगों के थ्रू एक एक ज्वाइनिंग भी अगर आपने महीने में प्लान किया, कितनी? आपकी टीम में 3 लोग ही काम करने वाले हैं, और उन 3 लोगों के थ्रू एक एक ज्वाइनिंग भी आपने प्लान किया,
तो 7,500 बीबी नए आते हैं आपकी टीम में। आप भी अगर उनके साथ काम करते हो, सपोज करो दो ज्वाइनिंग आपने अपने लिए टारगेट लिया कि मुझे 2 ज्वाइनिंग निकालना है इस महीने में, हो गई 5 ज्वाइनिंग। तो अब ओवरऑल आपने जो टारगेट प्लान किया था, अब देखोगे तो हर एक चीज का एक इंडिविजुअल रोल है। चाहे वो आपकी कंसिस्टेंसी हो, उसका एक रोल है, चाहे आपके ऑफर है उनका एक रोल है, चाहे आपकी नई रिक्रूटिंग उसका एक रोल है। और अब आप इन चीजों को फोकस होके ध्यान दोगे और हर दिन इन चीजों को लगातार ध्यान दोगे, तो ओवरऑल जो टारगेट आपने अपने लिए प्लान किया है वो आप पूरा कर लोगे। कुछ इस तरीके से आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है। क्लियर है मेरी ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा एक्शन प्लान जो मैंने आपको बता दिया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स रिव्यू सिस्टम। हम सबके आई जब एप्लीकेशन है उस पे एक सेक्शन आता है बिजनेस एट ए ग्लैंस। पता आप सारे लोगों को कितने लोग देखते हैं बिजनेस एट ए ग्लैंस? सबसे पहली बात, लास्ट टाइम में मैंने एक बात बोली थी आप सबको, फिर से बोल रहा हूँ, डेली जनरल लॉजिक ड्रा करना स्टार्ट करो। हर दिन रात में सो मतलब खाली हो ना, तो जनरल लॉजिक बनाओ। कुछ काम नहीं समझ में आ रहा ना, तो जनरल लॉजिक बनाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस चीज का फायदा आपको समझ में आएगा। जब मैं बोल रहा हूँ कर जाओ उसको। बैठो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और जनरल लॉजिक बनाओ, यूं बनाओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बोलोगे सर टीम तो मेरे पास 5 की है, वो तो मुझे पता है, 2 इधर 3 इधर। आप जनरल लॉजिक बनाओ जो आने वाले हैं उनकी। कल को आपके पास 5 ज्वाइनिंग आएगा तो कहाँ लगाओगे? आपने मीटिंग करी ना, जिनकी आप मीटिंग करके लाओ, मन नहीं ज्वाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जनरल लॉजिक बनाओ उनके साथ। ठीक है? आप जनरल लॉजिक ड्रा करना स्टार्ट करो, आपको समझ में आएगा इसका फायदा कितना है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको, मतलब हमारे काम में ऐसा है ना कि आपको रिटेलिंग से अच्छे पैसे आ जाते हैं, बाकी चीजों से पैसे आने लग जाते हैं लोगों के। बहुत सारे लोग कभी खोल के अपनी जनरल लॉजिक देखते ही नहीं है कि क्या है उसके अंदर, कहाँ प्लेसमेंट है, कौन है, कहाँ है, कितने। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे जिनकी आइडिया आपने लगा रखी है, आपने उनको कॉल ही नहीं किया दोबारा उठा के। एक बार बेचारा छूट गया ना, तो छूटा पड़ा है। क्यों? आपने पलट के देखा ही नहीं उसको, क्योंकि आपका काम तो चल रहा है कहीं और से। जनरल लॉजिक ड्रा करो प्रॉपर बैठ के, और जो भी जनरल लॉजिक आप, एक सेकेंड, उसमें एक और सेक्शन आता है बिजनेस साइड क्लाइंट्स में, आपने कुछ लोग टैग करने के, और टैग करके भी रखो उनको, है ना? ऐड फेवरेट करके ऑप्शन आता है, आप ऐड करें, और उनकी भी जनरल लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। जो भी लोग 2 3 लोग आपकी टीम में है पर्टिकुलरली, जिनके थ्रू आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी, आप जाके देखना बिजनेस एट ग्लांस में लास्ट महीने आपका बीबी क्या था। डे बाय डे वहां पे बताता है, हर डे बाय डे, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक कितना बिजनेस हुआ था आपका। तो आपको बिजनेस एट ए ग्लांस जाके देखना स्टार्ट करो। वो क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? क्या कंडीशन थी मेरी कल, आज मैं कहाँ हूं, और कल के लिए जो मैंने प्लान किया हुआ है, वो जो मेरी कल की प्लानिंग है, वो कितनी एग्जैक्ट है, कितनी सही डायरेक्शन में है। ये चीज आपको रिव्यू से ही समझ में आएगा, है ना? तो सबसे पहली बात, बिजनेस एट ए ग्लांस देखना स्टार्ट करो आप सारे लोग। आपको भी रियलाइज हो कम से कम आपने पिछले महीने क्या किया था, आपने इस महीने का जो टारगेट लिया है उसके आप कितने सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। तो पहली बात तो रिव्यू की एक आदत डालनी है। रिव्यू किस चीज का करना है? पर्पज ऑफ रिव्यू क्या है? 2 चीजें, टू चेक ऑन एंड टू डिस्कस। क्या क्या चेक करना है? रिजल्ट, प्रोग्रेस एंड डेविएशन। क्या होता है जब आप रिव्यू करते हो?
तो जो भी रिजल्ट आप चाहते हो ना, उसकी ट्रैकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। उस चीज का आपको रिव्यू करना है कि सपोज करो मैंने एक महीने का टारगेट लिया, अब हमें वीकली उसका एक रिव्यू सिस्टम तैयार करना है। अब 7 दिन में आपको पता होगा कि मुझे इतना टारगेट, सपोज करो मैंने 50,000 बीबी की मैचिंग का टारगेट लिया था, तो मुझे एक से लेके, और हम हमारे में क्या करना है, मैं मेरा पर्सनल सजेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट 5 भाग में महीने को डिवाइड करो, 5 पार्ट्स, 1 से 6, 6 से 12। ठीक है, पहला डिवीजन हो गया 1 से 6, और 6 से 12। 12 हमारे कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग हो जाती है। तो 1 से 6 एक प्लान करो, 6 से 12। हम में से बहुत सारे लोग पता है कि कंसिस्टेंसी में बिजनेस आता है और वो सिर्फ उसी बिजनेस का इंतजार करते रहते हैं। जब आप महीने की प्लानिंग करते हो और आपको शुरू से पता है कि आपको 10 ज्वाइनिंग चाहिए रिक्रूटिंग में, 5 ज्वाइनिंग चाहिए रिक्रूटिंग, नई रिक्रूटिंग के थ्रू, तो वो नई रिक्रूटिंग का प्रोसेस 1 तारीख से ही शुरू क्यों नहीं होता? नई ज्वाइनिंग जो आपको चाहिए, आपको पता है पूरे महीने में आपको 5, 7, 10 ज्वाइनिंग ही तो चाहिए पूरे महीने भर का। ओवरऑल वो टारगेट पूरा करने के लिए जो आप शायद पिछले महीने या पिछले के पिछले महीने से आप प्लान कर रहे हो जो नहीं हुआ था, उसके लिए 5 ज्वाइनिंग ही तो कम पड़ रही है। ये महीने की शुरुआत से हमें पता होता है, और महीने की शुरुआत से, चूंकि उसमें तो आपका बहुत कुछ रोल नहीं होता कंसिस्टेंसी में, आपको एक कॉल ही तो करनी है, वो वैसे भी आप करते हो। सुबह उठ के अपनी टीम को एक कॉलिंग आपकी होती ही होती होगी, नहीं होती तो करो। वो तो एक जनरल प्रोसेस है। लेकिन जो बिजनेस ग्रो करना, उसमें जो रोल रिक्रूटिंग का, वो 1 तारीख से क्यों नहीं चालू होता? वो होना चाहिए 1 तारीख से शुरुआत महीने की। और पहले महीने में मैं तो बोलता हूं कि अगर आप प्रॉपर नेटवर्किंग के थ्रू अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो हर वीक का आपके पास नई ज्वाइनिंग का एक टारगेट होना चाहिए। आज बहुत थैंकफुल हो आप लोग, दार्जुनाइन जैसी कंपनी आपके पास है। सर, हमने ऐसी कंपनी में काम किया जहां हर हफ्ते नई ज्वाइनिंग के थ्रू ही अकाउंट में पैसे आते थे। नई ज्वाइनिंग नहीं मतलब, ज्वाइनिंग ठन ठन गोपाल तो इनकम भी ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं आता था। और हर हफ्ते हमें प्लान करना होता था कि नई ज्वाइनिंग किस तरीके से आएगी। शायद यहाँ पे हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हम महीने की आखिरी में इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब जो बीबी बचा हुआ उसका कुछ नई ज्वाइनिंग का जुगाड़ करते हैं। हमारे दिमाग में हर हफ्ते नई ज्वाइनिंग का एक टारगेट होना चाहिए सर, जो ओवरऑल टारगेट है उसको प्लान करो कि ये नई ज्वाइनिंग इस हफ्ते का मेरा टारगेट है, मेरे को 5 ज्वाइनिंग चाहिए ओवरऑल टीम से। ये कैसे आएगी? डे फर्स्ट ये चीज हमें करनी स्टार्ट करनी है। 1 से 6, 6 से 12 ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद क्यों बोल रहा हूँ, फिर 12 से 18 हमारे ऑफर्स आते हैं, उसके हिसाब से आप वीक प्लान करो। 18 से 24 अगला वीक आपका होता है, और 24 से नेक्स्ट, 25 से 19 से 24, और फिर 25 से मंथ क्लोजिंग। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, और इस तरीके का एक रिव्यू सिस्टम भी आप अपना तैयार करो। 1 से 7 तक कितना नई ज्वाइनिंग का टारगेट मैंने लिया था, सॉरी 1 से 6 तक, 6 से 12 तक नई ज्वाइनिंग का मेरा क्या टारगेट था, फिर 13 से 18 मेरा नई ज्वाइनिंग का क्या टारगेट था। वीकली प्रॉपर नई रिक्रूटिंग आप प्लान कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक प्लान हो जाएंगी। थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो आपकी बाकी चीजें भी प्लान हो जाएंगी, बट रिक्रूटिंग आप प्लान करो 1 तारीख से। ठीक है? तो क्या चीज सबसे पहले आप रिव्यू करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपको, आप उसका प्लान कर पाओगे प्रॉपर रिव्यू करोगे तो। दूसरा चीज क्या है, प्रोग्रेस, ग्रोथ कितनी हो रही है। जब तक आप रिव्यू, आप पता चला हमने पिछले महीने 25,000 किया था, इस महीने मैंने 50,000 बीबी का प्लान किया, 3 हफ्ता निकल गया, बीबी अभी, आपका बिजनेस वो नहीं बता रहा। ये तो वही वाली शेख चिल्ली वाले सपने वाली बात हो गई। हर बार मैं सोचता हूँ मैं इतना करूंगा, इतना करूंगा, इतना करूंगा, बट वो पता क्या चलता, हो तो हुई ना, क्यों? चूंकि आपने रिव्यू नहीं किया समय रहते हुए। इस हफ्ते का टारगेट अगर आप प्लस नहीं किए हो पिछले हफ्ते से, तो ओवरऑल महीना आपका प्लस नहीं होने वाला। ये बात हमें पहले हफ्ते ही समझ में आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिव्यू से आपको समझ में आती है, दैट इज डेविएशन की। आपने जो टारगेट लिया था, आप उससे कितना डेविएटेड हो, क्या सुधारने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, ये चीज आपको आपका रिव्यू सिस्टम बताता है। हर दिन सुबह उठ के मेरा शाम हो जाती है, बदलना पड़ेगा ना।
आपको शायद हो सकता है रिक्रूटिंग पे ध्यान ना जा रहा हो, उसको आपको चेंज करना होगा, आपको अपना शेड्यूल चेंज करना होगा। क्या पता आप पूरा दिन कॉलिंग कॉलिंग पे बिता देते हो, या पूरा दिन आप नई प्रोस्पेक्टिंग पे बिता देते हो, या क्या कर रहे हो, ये आपको समझ में आएगा जब आप अपने काम का रिव्यू करोगे। तो आपके काम से आपका डिविएशन, जो रिजल्ट है आपको जो आप चाहते थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप रिव्यू करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है रिव्यू से समझ में आती है, आपको प्लानिंग करना आएगा। एग्जैक्टली हाउ टू प्लान, ये तभी आप सीख सकते हो जब आप रिव्यू करोगे। मैंने पहला महीना किया, मैंने प्लानिंग कर ली कुछ, अब वो नहीं हुआ तो मुझे समझ में तो आएगा ना कि भैया क्यों नहीं हुआ ये चीज। मैं दोबारा अगला महीना प्लान करूंगा तो कम से कम मैं अगली बार, जब मैं वीकली रिव्यू मेरी डायरी में लिखा होगा कि पिछले महीने मैंने हफ्ते का इतना प्लान किया था बट इतना ही हुआ था, क्यों हुआ था मुझे पता होगा। तो अगले महीने की जब आप प्लानिंग करने बैठोगे तो आपको पता होगा भैया ऐसे नहीं प्लान करना है, इसको ऐसे प्लान करना है, क्योंकि ये चीज तो नहीं हो पाती है। अगर आप रिव्यू नहीं करते हो तो हर बार आप फॉल्स प्लानिंग करोगे। तो रिव्यू जब आप करोगे तो आपकी प्लानिंग धीरे धीरे एग्जैक्ट होने लग जाएगी। हो सकता है पहली बार आपने 50 की प्लानिंग की, आपसे ना हुआ हो, दूसरी बार आप करो, हो सकता है थोड़ा और आगे जाओ, तीसरी बार करो, थोड़ा और आगे जाओ। आप 10 बार प्लानिंग करोगे ना, 11वीं बार से आप देखना, जो आप प्लान करोगे ना, आप जो प्लान बना के दे दोगे, अपनी नहीं, आप अपनी टीम में भी किसी को प्लान बना के दे दोगे ना, जो प्लान बना के दे दोगे वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। प्लानिंग के साथ अगर आप रिव्यू करने लग जाओगे लगातार, तो आपकी प्लानिंग धीरे 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 एग्जैक्ट होने लग जाएगी। क्लियर है चीज? पहली चीज क्या होगी प्लानिंग से? एक तो रिजल्ट, प्रोग्रेस और डेविएशन, ये तीनों चीज आपको चेक ऑन होती रहेगी कि कितना 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 हमें क्या करना है, और कहाँ कौन सी चीज है जो मेरे से गलतियां हो रही है, क्या डेविएशंस है मेरे प्लानिंग के अंदर। दूसरी चीज क्या है? टू डिस्कस प्लानिंग में। जब आप रिव्यू करोगे तो कुछ चीजें जो हम डिस्कस करते हैं रिव्यू के दौरान, क्या क्या? अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। चलो हमने प्लानिंग कर ली, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मैंने प्लान किया था कि मेरे को 4 ज्वाइनिंग चाहिए इस हफ्ते में, 4 ज्वाइनिंग के लिए मुझे पता था कि 4 ज्वाइनिंग के लिए कम से कम 40 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या 40 प्रेजेंटेशन हुई है मेरी ओवरऑल ग्रुप में? मैंने अपनी 2 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया था इस हफ्ते में, क्या मुझे इस हफ्ते में पूरे हफ्ते मिला के अपनी 10 मीटिंग करनी थी? क्या मेरी 10 मीटिंग हुई है इस हफ्ते की? इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप खुद से और अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हो जब आप रिव्यू करते हो तो ओवरऑल। और क्या डिस्कस होता? हाउ टू वर्क टुगेदर। आपने प्लान किया था जो टारगेट, अगर आप रिव्यू करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें साथ में किस कोऑर्डिनेशन में काम करना है। वो चीज आपको समझ में आती है यहाँ से रिव्यू के दौरान। हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। आपने प्लान किया, जो पूरा नहीं हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए ये भी आप डिसाइड कर पाओगे, और चैलेंजेस को खत्म कैसे करना ओवरऑल एक टीम के साथ, ये आपको तब समझ आएगा जब आप रिव्यू करोगे। आप रिव्यू नहीं करोगे तो पिछला हफ्ता भी खराब गया, अगला हफ्ता भी खराब जाएगा, उसका अगला हफ्ता भी खराब जाएगा। क्यों? चूंकि रिव्यू नहीं करोगे तो गलती नहीं समझ में आएगी, गलती नहीं समझ में आएगी तो सुधार कैसे करोगे? है ना? ये हो गया हमारा रिव्यू। बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे पहली बात, आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी, अपनी प्लानिंग की, अपने काम की, नेटवर्क की, लोगों की एक एक्चुअल सिचुएशन आपको पता चलेगी। ठीक है? फाइंडिंग द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ लीडर। जब आप रिव्यू करोगे ना तभी आपको अब जो मैं शुरू में बोला था कि एक लीडर से मैंने कुछ उम्मीद लगा रखी है, रिव्यू नहीं करोगे तो आपको पोटेंशियल समझ ही नहीं आएगा अपनी टीम का। तो रिव्यू करोगे तो अपने टीम के लोगों का पोटेंशियल, और ये बिजनेस अल्टीमेटली अगर कुछ है ना, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लीडर्स। कितने ज्यादा नए लीडर्स आप अपनी टीम में बना सकते हो, उतनी बड़ी कामयाबी आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। और ये नए लीडर बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है रिव्यू। क्योंकि रिव्यू ही उस लीडर की आपको एक्चुअलिटी बताता है, सच्चाई मैं अपने में कुछ भी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब समय के साथ वीक बाय वीक आप किसी चीज का रिव्यू करोगे तो आप एक्चुअल उसके बारे में जान पाओगे कि वो चीज क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जानने के साथ साथ आप ये चीज कर डिसाइड कर पाओगे कि सुधार की कहाँ जरूरत है। आपका एक लीडर है, मुझे पता है कि मुझे इसको लाख रुपए इनकम तक लेके जाना है, अगर आप उसका रिव्यू नहीं कर रहे हो तो आप उसके अंदर सुधार कभी ला ही नहीं पाओगे। आप जर्नल बातें करोगे उसके साथ, ये कर लो, आप ये कर लो। हफ्ते भी आपने उसको बोला था कि भैया ये कर लो, आप इस हफ्ते भी आप उसको यही बोल रहे हो आप ये कर लो।
अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप ये नहीं बता पाओगे कि गलतियां कहाँ हो रही है और आपको अपनी जिंदगी में सुधार करने की कहाँ जरूरत है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको रिव्यू बता सकती है। ओके। तो अपनी अपने टीम के लोगों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी समझने के लिए आपको रिव्यू करना होगा और प्रॉपर बैठ के रिव्यू करना होगा उनके साथ। नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल लीडर, जो मैं भी आपको बोल रहा था। कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट ऑफ द टीम। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे, चलो आप तो खूब कॉन्फिडेंट हो, है ना, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी टीम की अपनी प्लानिंग की रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप तो वही वाली बात है कि आप एक अलग जोन में हो गए और टीम एक अलग जोन में है, और फिर रिजल्ट में डिफरेंस आता है। जब आप प्लानिंग के रिव्यू करते हो तो आपको पता चलता है कि ओवरऑल मोमेंटम कैसा है आपके ग्रुप का, आपकी टीम का। क्या आपकी टीम का हर एक इंसान मोटिवेटेड है या नहीं है? क्या वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं उस प्लानिंग को लेके, जिस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन पे हम काम कर रहे हैं? ये कब समझ आएगा? जब आप रिव्यू करोगे हर वीकली अपने टीम के लोगों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। देखो सर, हमारा बिजनेस ना लोगों पे, मतलब पीपल ओरिएंटेड वर्क है ना, लोगों पे डिपेंडेंट है। तो जब लोगों पे डिपेंडेंट कोई काम होता है ना, तो उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है ना। आपकी प्लानिंग में बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी हो सकता है अलग अलग जिंदगी में लोगों के, है ना। फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के, हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कहीं का माहौल कुछ अलग हो गया हो, काम ना हो पा रहा हो, कहीं अलग 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 तमाम तरह की सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन जब आप प्रॉपर रिव्यू करते हो ना अपने सिस्टम का, तो आपको ये पता होता है कि जो मैंने टारगेट लिया था अपना, मैं मान चुका हूँ, मेरा एक नोट है, मेरी टीम में कोई एक इंसान है फॉर एग्जाम्पल, वो बीमार पड़ गए। अब मैंने तो अपना 50,000 बीबी का प्लान किया था, तो मुझे ये अपनी 50,000 बीबी और किस जगह से मैं इसको शिफ्ट करके कर सकता हूँ, ये आपको सही समय पे पता चल जाएगा। और फिर वो जो क्राइसिस टीम में आने वाली है, उसको आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो या उसको हैंडल कर सकते हो। एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा कि पूरा काम ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। लगातार आप रिव्यू करते रहोगे तो क्राइसिस जो टीम में आने वाली है, जो कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होने वाली, वो पहले से पता होगा। और आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, आप नेगेटिव नहीं होगे। नहीं तो होता क्या है, आप उम्मीद करके कुछ और बैठे थे, हो कुछ और गया। अब आप भी बैठ के रो रहे हो, अरे सर ये तो इतना ही हुआ, अब क्या करें। अब आखिरी में हाथ खड़े हैं सर, अब हो ही नहीं सकता, ये तो कैसे होगा, हमारे साथ तो ये हो गया। तो रिव्यू करते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं जो हमें मैनेज करनी है शुरुआत से। तो क्राइसिस जो होता है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, वो आप मैनेज कर पाते हो। ओके। तो ये रहा हमारा रिव्यू का बात। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस प्लानिंग की, टच शेड्यूल प्लानिंग। आपने काम का प्लान कर लिया, आपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया, आपने अपना एक रिव्यू सिस्टम बना लिया। सबसे जरूरी चीज है आपका अपना खुद का एक शेड्यूल, उस चीज की प्लानिंग। अगर आप अपना दिन प्लान नहीं कर रहे हो ना, तो कोई भी प्लानिंग आप सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्या आता है खुद की प्लानिंग में? आपके उठने का समय, आपके सोने का समय, ये तो डिसाइडेड होना ही चाहिए। आप कब उठने वाले हो और आप कब सोने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। दूसरा, आप एग्जैक्ट वर्किंग टाइम क्या है आपकी, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, आपकी पर्सनल है। ये मैं नहीं बोल रहा आपको कितना करना है, आपकी कितनी भूख है, आपके क्या टारगेट्स हैं, आपने कितना डिसाइड किया है, ये आपका पर्सनल है। लेकिन ये डिसाइडेड होना चाहिए। मेरे को डेली 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो भी आपने डिसाइड किया, अगर वो काम करना है, तो वो आपकी प्लानिंग में डेली होना चाहिए कि मेरे को डेली का ये 5 घंटा दार्जिलिंग को, अपने बिजनेस को, अपने काम को देना है। ठीक। अब सेल्फ की प्लानिंग जितनी ज्यादा माइक्रो लेवल पे आप करोगे, ये सारी प्लानिंग और ये सारा एग्जीक्यूशन, ये सारा रिजल्ट आप उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो बचपन से हमें ये चीज सिखाई गई, मुझे याद है बहुत छोटे से मेरे घर वाले बोला करते थे कि टाइम टेबल तैयार करो, टाइम टेबल तैयार करो, टाइम टेबल तैयार करो। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। मैंने जितने भी बड़े लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ किताबें, बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। मतलब मैं बताऊं तो हर एक इंसान की जिंदगी का एक कॉमन चीज ये मैंने देखी है, वो लोग प्लान करते हैं अपना दिन, अपने टारगेट, अपनी हर एक चीज।
आप भी अगर उस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आप इस चीज से बच नहीं सकते, रैंडम कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत अपने दिन से करें, अपना एक उठने का समय, अपना एक सोने का समय निर्धारित करें, काम करने का एक समय निर्धारित करें, अपनी रीडिंग्स के लिए एक समय निर्धारित करें डेली बेसिस पे, जहां आप अपने आप को भी कुछ नई चीजें, नया इनपुट दे सके, है ना। कॉलिंग का एक समय फिक्स करें। एक आइडियल क्या होता है, एक नॉर्मल, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए आइडियली, कुछ चीजें जो होनी चाहिए आपकी प्लानिंग में वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से बताना। एक उठने का सही समय, और 7 बजे हमारी मीटिंग होती है तो कोशिश करके 7 से पहले पहले एटलीस्ट 6, साढ़े 6 तक तो उठ जाओ, है ना। अब वैसे ठंड भी लगभग लगभग तो खत्म हो गई है, तो आप थोड़ा और भी चाहें तो पहले प्लान कर सकते हैं। डेली आपके आधे घंटे का ही सही, बट आपकी लाइफ में एक प्राणायाम जरूर आप ऐड करें। नहीं फिजिकल बहुत कुछ कर पा रहे हैं, एक एक प्राणायाम जाके बेसिक से कोई एक एक्सरसाइज, एक छोटा सा प्राणायाम जरूर आप करें, है ना। सूर्य नमस्कार कर लें, या थोड़ा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मली कुछ आप कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हो ना उसमें बहुत जरूरी है ना। आप करोगे, आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो दिखेगा। मेरा दिख रहा है चेहरे पे? ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करो, आपको बहुत विजिबल रिजल्ट दिखेगा इस चीज का। एक बेसिक सी एक प्राणायाम अपना, शुरुआत सुबह की होगी। शुरुआत ऑफ द डे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी टीम के लोगों से हर दिन सुबह सुबह बात जरूर करनी है। पहला जो काम है क्या है, वो क्या करना है, उठा अपने ऊपर काम किया, अब एक बार हालचाल अपनी टीम के लोग, एक कॉलिंग अपनी टीम के कुछ लोग जिनसे आपकी बात होती है, जो आपके कोर है, आपने उनको कॉल लगा लिया। फिर आपने अपना वर्किंग फिक्स कर लिया पूरे दिन भर का कि क्या काम करना, बेसिकली आपके फील्ड वर्क। 10 बजे से पहले पहले आपकी टीम के लोगों से बातचीत हो जानी चाहिए। आप अपना जो पर्सनल काम है वो आपने सारा कंप्लीट कर लिया। 10 बजे से लेके आगे का जो टाइम जो भी आप दे सकते हो, अगर आप कहीं वर्किंग हो तो पहले वर्किंग देख लो, हाँ, बट फिर आप उसको आधे घंटे का टाइम शिफ्ट कर लो पहले, और एक कॉल अपने टीम के लोगों को, जिसमें डाउनलाइन और अपलाइन दोनों आती है ना। एक कॉल अपलाइन को आपने कर लिया, और अपनी टीम के दो जो भी कुछ लोग हैं, ये डेली रूटीन बना, उनको आदत ही हो जानी चाहिए, मतलब कॉल ना आए तो वो भी परेशान, अरे आज तो टाइम हो गया, मैम का कॉल नहीं आया, सर का कॉल नहीं आया, कॉल तो आदत है। सेम चीज आप भी करना, एक कॉल अपलाइन को, और अपने डाउन के जो भी 2, 4, 5 लोग, मतलब 1 से 2 कॉल जो भी आपके अपलाइन से आप कनेक्टेड है उनसे, इसकी आदत डालो सुबह। बाकी दिन में आपकी वर्किंग का टाइम हो गया, ठीक है, जो भी आप काम करते हो वो आप अपना फिक्स कर लें, है ना। डेली इवनिंग में 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय आप दे पाते हैं, कुछ रीडिंग का एक समय जरूर रखें, बुक्स पढ़ने का, या कोई चीज जो भी आप अच्छे कंटेंट कंज्यूम करने का, वो आप रखें। 1 घंटा सेल्फ लर्निंग का। और शाम में भी सेम चीज, जो भी आपने प्लानिंग करी है या कल आप क्या करने वाले हो, इस चीज को आप मेंशन करके एक डायरी पे लिख के आप फिर सोने जाओ। ये बेसिक बेसिक सी चीज है जो आपके प्लानिंग में ऐड होनी चाहिए। बाकी आपका इंडिविजुअल है, उसको आप किस तरीके से प्लान करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल दोबारा मिलते हैं नए सेशन के साथ। आई होप कि कुछ चीजें मैं, हाँ, बाकी आज क्लोजिंग है तो सर कुछ चीजें। यस। डेफिनेटली सुधीर जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें आपने बताई। एंड आई होप जो चीजें बताई है उनको, डेफिनेटली काफी सारी चीजें मैंने भी नोट करी, मैंने भी लिखी। एंड जितने भी लोग को बताई है, आई होप आप सब लोग उन चीजों को ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रख के उन चीजों को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, जो आज की हमारी मंथ क्लोजिंग है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई आई होप आप सब लोग इस मंथ को पॉजिटिव नोट पे एंड करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने की जो प्लानिंग आपने करी होगी, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करके इस महीने की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने इस महीने को खत्म कर रहे होंगे। अगर वैसा नहीं, कुछ नहीं है, तो जो सुधीर जी ने बताया उन चीज़ों को डेफिनेटली ट्रैक करने की जरूरत है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है उनको, सुधीर जी ने एक रिटेलिंग वाला पार्ट बताया था, तो उस पार्ट पे जरूर मैं सबको बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में कनेक्टेड है, ईच वन ऑफ यू मिनिमम आपका एक प्लानिंग 10,000 बीवी को लेके जरूर होना चाहिए, कि हर महीने 10,000 बीवी में किस तरीके से कर सकता हूँ, या हर महीने मेरा 10,000 बीवी किस तरीके से हो सकता है। अगर आप वो करते रहेंगे तो एक फिक्स इनकम
आपके पास आती रहेगी, एंड उसके साथ फिर आप रिक्रूटमेंट को अगर प्लान करेंगे तो आप बहुत एग्रेसिव होकर काम कर पाएंगे, बहुत एग्रेसिवली आप आगे बढ़ा पाएंगे चीजों को। राइट, ये ऐसा कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। और वो आप बैठ के मंथ स्टार्टिंग में अगर प्लान करेंगे तो मंथ स्टार्टिंग में ही लाइक आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ कहाँ से मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। ये सिर्फ इस सब ये सिर्फ इस मैटर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं या कितना सीरियस लेते हैं। राइट, तो इस चीज को करना शुरू करें। एंड आज हमारा मंथ क्लोज हो रहा है, तो जिन भी लोगों का सुपर रिटेलर क्लब बचा हुआ है या 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर में मैचिंग बचा हुआ है उसको फिनिश करें। कई सारे लोग कई बार क्या सोचते हैं कि ठीक है डजेंट मैटर यार, चलो 2 पेयर की तो बात है, नहीं हो रहा तो 1000 बीवी से छोड़ देते हैं, 3 पेयर की तो बात है, नहीं हो रहा तो 500 बीवी से छोड़ देते हैं। ऐसा करके कई बार लोग कई बार एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं विनिंग और जीतना एक आदत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको वो हैबिट, वो आदत होनी चाहिए, ताकि हर बार आपके अंदर वो जीतने का जुनून, जीतने का जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बढ़ता रहे, और आपकी टीम में भी आने वाले लोग सेम स्पिरिट को फॉलो करें, आपकी टीम में आपकी डाउनलाइन में आने वाले लोग भी सेम स्पिरिट को फॉलो करके एक अच्छी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं लाइक अच्छी परफॉर्मेंस अपनी करें, अपने आप को ग्रो करें। राइट, बाकी कल से हमारा नया महीना शुरू हो रहा है, तो मेक श्योर कि जो गलतियां पिछले महीने के अंदर की है, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी नया महीना शुरू होता है तो डायरी लेके बैठे, डायरी लेके बैठ के चेक करें, पॉइंट्स को प्लान आउट करें कि क्या मिस्टेक्स मैंने पिछले महीने के अंदर की हैं, क्या गलतियां मैंने पिछले महीने के अंदर की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। चाहे वो रोज सुबह देर से उठना हो, चाहे देर रात सोने जाना हो, चाहे अपनी पर्सनल फील्ड एक्टिविटीज का कम होना हो, चाहे वो चीजों को थोड़ा लाइटली लेना हो, या चाहे वो महीने में 5 दिन 7 दिन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से डिस्टर्ब होना हो, या फिर वो किसी भी तरीके की कोई भी चीज हो सकती है। बट आपको बैठ के प्लान आउट कर जरूर करके देखना चाहिए कि क्या गलतियां, क्या मिस्टेक्स मैंने की है जो मैं और नहीं करता तो ये महीना और बेहतर हो सकता था, ये मंथ और बेहतर हो सकता था। ये अपने आप से बात करना, ये अपने आप से डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नए महीने को प्लान करें, फंटास्टिक फरवरी। बस एक चीज का ध्यान रखें कि इस महीने के अंदर आपको 28 डेज मिलेंगे, यानी कि 3 दिन कम मिलेंगे हर महीने से। यानी कि ये 28 दिन का महीना होगा तो 3 दिन कम होंगे आपके पास में हर महीने से। तो मेक श्योर कि वो 3 दिन जो हर महीने शायद हम लाइक आलस की वजह से या किन्हीं और चीजों की वजह से, या मैं बोलूंगा लाइक इधर उधर की चीजों की वजह से, इधर उधर की बातों की वजह से जो 3 दिन हम वेस्ट कर देते हैं, मेक श्योर कि इस महीने में हमें नहीं मिलेंगे। अगले महीने हमें डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन इस महीने में नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा कि 28 डेज में 31 डेज का काम करना है, यानी पूरे के पूरे मैं बोलूंगा तो आपके पास 24 और 24 48, और 48 के बाद 24 और उसमें आप ऐड कर लो, इतने घंटे आपके पास में कम है पूरे के पूरे, और ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है आई थिंक। बट अगर एक आप अच्छी बात यह 48 है में ना, 24 ऐड कर लोगे तो 72 घंटे आपके पास बट में कम है। राइट, तो एक इस अच्छी बात ध्यान यह है रखिए, ना सर। क्योंकि फरवरी के बारे में बोला ही जाता है कि फरवरी फुर से उड़ जाता है। तो फुर से उड़ जाता है तो वो तब उड़ेगा जब आप हर एक दिन को ट्रैक करके नहीं चलेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, मेक श्योर कि फरवरी आपका जबरदस्त हो, क्योंकि मार्च महीने फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, तो इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आप कुछ बेटर करके कुछ बेहतर कर पाए। राइट, तो इस चीज को करते हैं जबरदस्त तरीके से लग के। एंड 9 फरवरी हमारा इवेंट आरोहण ऑलरेडी सब प्लान्ड है, सब सेट है। जो भी लोग आने वाले हैं मेक श्योर कि आपकी टिकट्स बुक हो गई हो, आपकी टीम से जो लोग आने वाले हैं मेक श्योर कि उनकी टिकट्स बुक हो गई हो। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो हैदराबाद से आ रहे हैं, जो अ, हैदराबाद से जयपुर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे टिकट्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो टिकट्स का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, टिकट्स का बड़ा इशू हो रहा है, वो मेरे को बता रहे थे। तो मैं सोच रहा था, मतलब आप सोचो यार, एक बंदा अपनी टीम से अपने लोगों को लेके हैदराबाद से जयपुर आ रहा है सीखने के लिए, टिकट्स बुक करके सारा कुछ करके। एंड कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद उससे कम डिस्टेंस पे होंगे, शायद उससे कम दूरी पे होंगे। तो कम दूरी पे होंगे तो आप तो ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो यार, आप तो ज्यादा फायदा उठा सकते हो, आपके लिए तो ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके लिए तो ज्यादा इजी है। तो अगर आप उससे कम डिस्टेंस पे हो तो मेक श्योर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस इवेंट का बेनिफिट आप उठाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा इस इवेंट का ले, मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। जो भी आपकी काउंटिंग है मेक श्योर 2 फरवरी तक आप अपनी अपलाइन को कंप्लीटली सबमिट कर दे। 2 फरवरी शाम 7 बजे तक जो भी आपकी काउंटिंग होने वाली है एग्जैक्टली वो शाम को 2 फरवरी शाम 7 बजे तक आप फिक्स कर दें, ताकि कम से कम आपकी अपलाइन आपके लिए अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन करा पाए, शीट बुक कर पाए।
क्योंकि सिर्फ लिमिटेड लोग ही अलाउ होंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आ गया हर कोई अलाउड है। लिमिटेड सीट्स है, और लिमिटेड सीट्स आपकी अपलाइन को बता दी गई है कि हम सिर्फ इतने लोगों को लेने वाले हैं, सिर्फ इतने लोग ही हॉल में अकोमोडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी लोग लेके आ सकते हैं, तो इतने लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी लिस्ट है अकॉर्डिंगली हमें 2 फरवरी शाम को 7 बजे तक चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम सारे अरेंजमेंट और सारी चीजें फाइनल करेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लाइक खाना खत्म हो गया लंच में, या ब्रेकफास्ट में कम पड़ गया, या फिर टी कॉफी में कुछ गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो वो सारी चीजें इसलिए होती हैं, अरेंजमेंट्स में कमी नहीं होती, वो सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पहले से प्रिपरेशन करके अपनी अपलाइन को एग्जैक्ट काउंट या फाइनलाइज नहीं किया होता। राइट, फिर कई लोग को लगता है कि अरेंजमेंट में ही कमी होगी। अरे अगर सपोज दैट बोला गया 50 लोगों का आ गए 100 लोग, तो बेचारा अरेंजमेंट वाला वो क्या करेगा? या बोला गया 70 लोगों का आ गए 150 लोग, तो अरेंजमेंट वाला क्या करेगा? तो इसलिए इस चीज को मेक श्योर करके चले, पहले से ध्यान में रख के चले। राइट। बाकी तो हम लोग बहुत बढ़िया ट्रैक पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, एंड मॉर्निंग 7 बजे का सेशन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आज काउंट भी मैं देख रहा था, 33-34 लोग प्रेजेंट थे। लास्ट सेशन जो हुआ उसमें 45 लोग प्रेजेंट थे। एंड होपफुली आई थिंक इन मंथ ऑफ फरवरी इसको हम 100+ डेफिनेटली कर देंगे। फरवरी महीने के अंदर ये 100 से ज्यादा चला जाएगा, और मार्च अप्रैल मिलके मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम 200+ लेके चले जाएंगे। और जून जुलाई, मार्च अप्रैल के बाद मई जून अगर हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये 300 350 के आसपास पहुंचेगा जून तक। और अगर जून तक 300 350 लोग जून पे कनेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है जून जुलाई की धूप आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। जून के थ्रू भी आप बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी निकाल रहे होंगे, क्योंकि 300 350 लोग जब जूम पे बैठे होंगे ना सर, 300 350 लोग जब बैठ के प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, मॉर्निंग की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो। उस सिनेरियो को इमेजिन करने की कोशिश करो आप। जो बंदा आएगा ना, वो बंदा भी किस एटीट्यूड के साथ बैठेगा और किस तरीके से जुड़ेगा, आप सोच सकते हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंबाइन एफर्ट जो आज हम लगा रहे हैं, कंबाइन मेहनत जो आज हम कर रहे हैं, मेक श्योर कि हर एक इंसान इसमें अपना रोल पार्टिसिपेट करे। वो लाइक एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना, कि एक बार जंगल में आग लग जाती है। तो जंगल में आग लग जाती है, तो एक बंदर पेड़ की डाल पे बैठा होता है, तो वो देखता है एक चिड़िया लाइक तालाब के अंदर जा रही है, तालाब में डुबकी लगा के पानी लेके आ रही है और आग के अंदर डाल रही है। तो बंदर उसमें हंसता है, उसका मजाक बनाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पानी डालने से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो बड़े वो चिड़िया बड़े पोलाइटली रिप्लाई करती है कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे पानी डालने से इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली, लेकिन एक बात कंफर्म है, जब भी इस जंगल की आग का जिक्र आने वाले समय के अंदर होगा, तो मेरा नाम बैठ के तमाशा देखने वालों में नहीं, मेरा नाम जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करने वाले लोगों में होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच एंड एवरी पर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ टीममेट। तो अपने रोल को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ईमानदारी से निभाइए। आप ईमानदारी से निभाएंगे तो डेफिनेटली आपकी अप्लायंस भी ईमानदारी से निभाएंगे, आपके अप्लायंस भी अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से पूरा करेंगी। बाकी मिलके इसको जबरदस्त बनाते हैं, जबरदस्त करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जनवरी मंथ क्लोजिंग एंड फरवरी मंथ स्टार्टिंग। तो आज जनवरी मंथ को अच्छे से क्लोज करें, फरवरी मंथ को जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करें, और दोनों चीजों को ही प्लान करें। मेक श्योर कि अपने टारगेट्स मिस ना करें गलती से भी। कई सारे लोग छोटी छोटी चीजों की वजह से अपने टारगेट्स मिस कर देते हैं, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने एक बार गलती से टारगेट मिस करने की आदत डाल ली, तो यकीन मानिए ये आपके एटीट्यूड के अंदर डेवलप हो जाता है। फिर आप बहुत इजीली चीजों को लेके गिव अप करने लगते हैं, फिर बहुत इजीली आप चीजों को लेके छोड़ने लगते हैं। और जो कि आने वाले समय में अगर एक बड़ा नेटवर्क आपको क्रिएट करना है, तो कभी भी आपके लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव नहीं जाएगा। जो भी मेरी कोर टीम है, जो भी मेरे लीडर्स हैं जिनकी मेरे साथ बात होती है, उन्हें पता है कि मैं हमेशा उनकी लिमिट जितनी होती है उससे ज्यादा उन्हें पुश करके चलता हूं। एंड ज्यादा से पुश करके नहीं चलता, उस चीज पे 1 2 3 4 5 बार, जितनी बार मुझे बात करनी पड़े उतनी बार बात करता हूं। बात करके लाइक प्लानिंग करता हूं कि किस तरीके से इसको हम अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्लीट करा जा सकता है, क्या और तरीके हो सकते हैं, कैसे इसको कंप्लीट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेसिव थॉट, लाइफ में प्रोग्रेसिव सोच ही आपको आगे लेकर जा सकती है। अगर आप न्यूट्रल हैं, ये नेगेटिव हैं, तो आप डेफिनेटली पीछे जाने वाले हैं। सिर्फ प्रोग्रेसिव थॉट, एग्रेसिव एटीट्यूड ही आपको आगे लेके जा सकता है। आप कोई भी मूवी देख लो यार, आपको लाइक जो भी ऐसी मूवीज होती हैं लाइक राजा महाराजाओं टाइप, आपको क्यों पसंद आती है? कल जैसे मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, जो बाजीराव वाली मूवी थी उसकी, रणवीर सिंह की, तो मैं वो क्लिप देख रहा था, तो उस क्लिप में मतलब क्या एग्रेसिव एटीट्यूड उसके पास होता है,
क्या एग्रेसिव अप्रोच उसके पास होती है। कोई भी मूवी आप देख लो, फाइटर मूवी देखो आप, फाइटर मूवी हमें क्यों पसंद आती है, क्योंकि ऋतिक रोशन का वो एग्रेसिव एटीट्यूड, वो एग्रेसिव अप्रोच। तो लाइफ में वही एग्रेसिव एटीट्यूड, वही एग्रेसिव अप्रोच अगर आपके पास होगा तो यकीन मानिए लोगों को आप भी पसंद आएंगे, लोग आपको भी पसंद करेंगे, लोग आपकी भी बात सुनना चाहेंगे, लोग आपके साथ भी जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ भी कनेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन मेक श्योर वो एग्रेसिव एटीट्यूड, वो एग्रेसिव अप्रोच आपके पास होना चाहिए। यकीन मानिए, आपने कितना कमाया, आपका क्या लेवल है, आपकी कितनी बड़ी टीम है, कोई नहीं पूछता। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है, लगभग लगभग 1 साल तक मेरे पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन बातों में, चीजों में, एक्शंस में एग्रेशन इतना होता था कि सामने वाला बंदा उसको देख के जुड़ता था, अचीवमेंट को, चेक को देख के नहीं। तो वो एग्रेसिव एटीट्यूड मेक श्योर कि आपके पास हो, जो आप किसी भी इंसान के साथ बात करें तो उसको आपकी बात समझ में आए, वो विजन के साथ कनेक्ट करके आप उससे बात कर पाओ। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करने वाले हो, इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है। और 2025 वैसे भी हम लोग के लिए बहुत हिस्टोरिकल होने वाला है, बहुत जबरदस्त, बहुत धमाकेदार होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दार्जुन की टैग लाइन ही अनस्टॉपेबल 2025 है। 2024 के लिए नहीं थी, 2023 के लिए नहीं थी, 2022 में आ गया था मैं इस कंपनी में, 2022 के लिए टैगलाइन नहीं थी, 2025 को लेके अनस्टॉपेबल 2025 टैगलाइन है। मतलब कुछ लोगों का बिजनेस तो अनस्टॉपेबल तरीके से बढ़ने वाला है, कुछ लोगों के बिजनेस में तो वो ग्रोथ आने वाली है। मेक श्योर कि वो आप भी हो सकते हैं। 12 महीने में से सिर्फ 1 महीने की अपॉर्चुनिटी आपसे निकली है, 12 महीने में से सिर्फ 1 महीना आपका निकला है, आपने जिस भी तरीके से यूज किया, अभी भी 11 महीने आपके पास बाकी है, अभी भी 11 महीने आपके पास हैं 2025 के, जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट, बेहतर से बेहतर बना सकते हो और जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखा सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलके इस महीने को क्लोज करते हैं और अगले महीने की जबरदस्त शुरुआत करते हैं, एंड कल सुबह 7 बजे अगेन नए सेशन के साथ मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।